विनोद अपने YouTube चैनल में अभी हूँ गोड्डा पथरगामा के एक समाज सेवी श्री निरंजन प्रसाद यादव, जो कि लगातार समाज सुधार के क्षेत्र में काम करते आए हैं और लगातार ये चुनाव भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनसे वर्तमान परिस्थिति में अभी ये क्या सोच रहे हैं इस संबंध में बात करना चाहता हूँ। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको। सर, आपका नाम क्या हुआ? निरंजन प्रसाद यादव। आप लगातार जो समाज सेवा करते आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? बस मैंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज सेवा में ही अपना काम करने का मन बनाया और आज 2004 से लगातार अपने सामाजिक कार्य में अपना जनता की सेवा करते जा रहा हूँ। सर, समाज सेवा करने के बाद आप कैसे सोची? मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जब अपने गांव आया तो वहाँ देखा कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक खड़े लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और मैंने उसी दिन से कसम खाई कि गरीबों की को जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है उस व्यक्ति को उसका योजना का लाभ दिलाऊंगा और इसी क्षेत्र में मैं लगातार सुना है कि आप लगातार चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं, तो आप किस चीज़ से चुनाव लड़े हैं? मैंने 2004 में पहली बार लोकसभा क्षेत्र गोड्डा से चुनाव लड़ा और चुनाव में अपनी पहचान क्षेत्र में बनाई। मैंने चुनाव में तो हार निश्चित ही था और जनता का भी अच्छा सहयोग भी मुझे मिला, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था इतना वोट मुझे मिलेगा। इसके बाद मैंने 2005 में गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। जनता का काफ़ी सहयोग रहा, चुनाव जीत नहीं सका मैं, लेकिन मेरा हौसला और दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। जनता के बीच मेरी पहचान बनती चली गई और लोग मुझे हमसे रूबरू होने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे आवास तक पहुंचते थे। अब मैं उनका काम जो है जिस विभाग से होता था, ब्लॉक से हो या थाना से हो, हॉस्पिटल से हो, उनका काम मैं ही करते जाता था। सर, लगातार चुनाव लड़ने के पीछे आपका क्या कारण है? मेरा एक ही उद्देश्य था चुनाव लड़के कि जब मैंने जनता से मुझे अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है, अगर मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो जितनी भी सरकारी योजनाएं चला जा रही है गरीबों के हित के लिए, सारी योजनाओं को मैं धरातल पर उतार दूंगा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अन्य किसी भी विभाग तरह की योजनाएं हो जो उसका लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए, उसको लाभ दिलाऊंगा मैं। सर, ऐसा बात है कि निर्दलीय से चुनाव लड़के लोग बाद में किसी पार्टी में पद के चक्कर में सट जाते हैं, इस संबंध में क्या कहना है? मैं इसमें बताना चाहता हूं कि आज तक मैं किसी भी पार्टी में ज्वाइन अभी तक नहीं किया हूं। मैं आज तक सामाजिक कार्य करते हुए और जो है आज भी मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। इस बार भी चुनाव होगा 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो भी मैं निर्दलीय रूप से ही चुनाव लड़ूंगा। आज भी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। सर, वर्तमान परिदृश्य में अभी जो सरकार की नीतियाँ चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की नीति हो, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जितनी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, सब का लाभ मैक्सिमम बिचौलिया के माध्यम से गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। वैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि जो चलाई जा रही है, उसमें आज मैं सिर्फ पथरमा प्रखंड की बात नहीं कर रहा हूं, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पूरे क्षेत्र में हजारों किसानों का पैसा बंद हो चुका है। आप जांच कीजिए, उसका सर्वे कराइए। अगर एक परिवार में 4 आदमी को 5 आदमी को पैसा मिल रहा है तो उसको एक ठोक मिलना चाहिए। ऐसा नीति है सरकार का कहना है कि एक परिवार में एक ही आदमी को लाभ मिलेगा, 3 आदमी को 4 आदमी को मिल रहा था। उसके चक्कर में जमीन किसानों का भी पैसा बंद हो गया। और जमीन किसानों का बंद हो गया, इसका पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण वो बता रहा है, उसका जब वो नेट खोल के चेक कराता है तो देखता है कि कभी किसी में नो लैंड सीडिंग, किसी में आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी में अकाउंट लिंक नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह की तरह की बात। ऐसा है कि पुनः इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, इस बार फिर मैं मन बनाया चुनाव लड़ने का। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं सांसद में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, तो आपकी जो प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आज जो है करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा जो है, गरीबों का, निवेशकों का पैसा, किसान, मजदूर, ठेला वाले, खुमचा वाले का पैसा सारा इंडिया में जो जमा किया था और सारा पैसा लोगों का आज वापसी नहीं हो रहा है। मैं पहला ये लोकसभा में प्रश्न उठाऊंगा कि पहले उन गरीबों का पैसा सारा इंडिया में जितना लोगों जमा है उन सारे लोगों को रिकवरी कराया जाए। इधर हाल ही में जो है अमित शाह सहकारिता विभाग के जो मंत्री हमारे यहाँ गृह मंत्री जो है, उन्होंने ये कहा था
कि मैं पोर्टल के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन कराइए, सबका पैसा मैं खाते में भिजवा दूंगा। और आज तक लोगों ने पैसा फॉर्म भरवाया, ऑनलाइन करा, लेकिन पैसा किसी के खाते में नहीं आया। सर, पर्यावरण का लगातार दोहन हो रहा है। सरकार चाहती है कि हम बालू उठाव बंद कर दें, नदियाँ सूख रही है, पूरी एकदम वीरान हो रही है। इसको बचाने के संबंध में आप लोकसभा में क्या प्रयास करेंगे? पर्यावरण की जहाँ तक बात है तो हम सभी को भी जागरूक होना होगा कि कम से कम जितने हमारे यहाँ क्षेत्र में जनता है, हर व्यक्ति एक वृक्ष लगावे, क्योंकि पर्यावरण एक आदमी सरकार से की बात नहीं है। मेरा वृक्ष लगाने की बात नहीं हो रही है। ये जो सरकार बोल रही है कि हम नदियों से बालू का अवैध उठाव रोक रहे हैं और फिर भी चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, देखिए, सरकार बात है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या मुखिया द्वार कोई फंड हो, रोड हो, नाला हो, बालू की आवश्यकता तो पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में ही बालू का खपत हो तब ना, बालू दूसरा राज्य चला जाता है ना। बालू तो चाहिए, मकान बनाने के लिए बालू तो आवश्यकता होगी, लेकिन नदी में बालू रहेगा तब ना। हाँ, बालू तो नदी में है ही, लेकिन बालू जितना बालू उठना चाहिए उससे ज़्यादा बालू न उठाओ। मतलब मानक से, एनजीटी के मानक से हट के हो रहा है। तो इस संबंध में आप सरकार में यदि आएंगे, यदि संसद में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो हम यही कहेंगे कि दूसरे स्टेट को बालू की व्यवस्था यहाँ से उठाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने राज्य के लोगों को दीजिए बालू ना। आप पूरे इंडिया को बालू बांटने लगेगा तो नदी का स्थिति क्या होगी? जल स्तर तो नीचे चला जा रहा है। आज जो 30 फीट में पानी निकलता था, 200 फीट में भी पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग बोरिंग करा के परेशान हो रहा है। तो चल उठे, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में हमारे राज्य में है, हमारे गोड्डा जिला में जितनी नदियां हैं, तो गोड्डा जिला वाले को ही उपलब्ध हो, तो फिर बालू का नदी का उथल पुथल होने की क्या जरूरत है? नहीं होगा, जल स्तर नीचे नहीं जाएगा नीचे। सवाल है कि आप जो अभी चुनाव लड़ेंगे, आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल है? पहला तो मेरा रहेगा कि सारा इंडिया में जितना लोगों का, गरीब लोगों का पैसा जमा है, पहला प्रायोरिटी ये रहेगा कि सारे लोगों का पैसा दिलवाना, नंबर 1। दूसरी बात, आज सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज विदेश में हमारे राज्य में सिंचाई की सुविधा कुछ नहीं है, नगण्य, खासकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए। तीसरा मेरा ये है कि जितना हमारे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी कॉलेज है, जो खासकर सांसद ने जो सारा जो है फ्लॉप हो गया। अभी देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी जो है उसमें कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, तो क्या फायदा कॉलेज? डेयरी टेक्नोलॉजी क्या है? डेयरी दुग्ध प्रौद्योगिकी का विभाग है, जो निष्कांत दुबे ने बनवाया उसको, कॉलेज को अपने रांची में कॉलेज चल रहा था वो, है ना, वो आपका यहाँ हंसडिया के पास कॉलेज है। तो इसमें एक भी प्रोफेसर नहीं? प्रोफेसर चाहिए, 7-8 प्रोफेसर उसमें, और मात्र 3 प्रोफेसर है। इसके अलावा और क्या आपका मैनिफेस्टो? और जो है शिक्षा में सुधार होगा। जैसे हमें देखिए, हमारे यहाँ जितना भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, +2 विद्यालय है, टीचर नहीं है। अपने विद्यालय की घोषणा करा दी, विद्यालय बनवा दिया, हो गया, चलो चालू हो गया, टीचर रहेगा तब ना। शिक्षा की कमी है तो क्या फ़ायदा सब विद्यालय रहने से? आपने हाईस्कूल बना दिया, +2 करवा दिया, और साइंस आप देखिए अपना ये हाईस्कूल में देख लीजिए, साइंस का भी एक टीचर मात्र हैं, बाकी न बायोलॉजी के हैं, न मैथ के हैं, न केमिस्ट्री के हैं। क्या होगा इससे बच्चे का भविष्य? चलिए, आपको मेरा सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ही मैंने चुनाव लड़ने का वादा किया है। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो इन सारी सुविधाओं को मैं जनता को उपलब्ध कराऊंगा। आप मिल रहे थे श्री निरंजन प्रसाद, एक कर्मठ, सृजनशील व्यक्तित्व के और क्रांतिकारी विचार के धनी, जो कि लगातार पथरगामा क्षेत्र में काम किए हैं, अभी भी पैक्स के अध्यक्ष हैं और एक बार यहाँ से मुखिया भी रह चुके हैं। और इन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारी परिवर्तन लाऊंगा। आपको मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम। आप जीते, क्षेत्र का विकास हो, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं सबों को प्रणाम करता हूँ।